हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूं, जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे संघवाद। ठीक है, तो इसमें आपको बताएंगे संघवाद क्या है और संघवाद कितने प्रकार के होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है और हमारे भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे भारत में संघीय व्यवस्था के लक्षण कौन से होते हैं और एकात्मक व्यवस्था के लक्षण कौन से होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं संघवाद। ठीक है, अब जो संघवाद शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है और यह किस शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका अर्थ क्या होता है। तो जो संघ शब्द होता है, संघवाद को पढ़ने से पहले आपको संघ का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो संघ शब्द है यह लैटिन भाषा के फोइडस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? फोइडस से मिलकर बना है। और इस फोइडस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो फिर संघ क्या हुआ? तो संघ का मतलब होता है कि जब कई राज्य या कई लोग मिलकर एक अपना समूह बनाते हैं, संधि करते हैं, समझौता करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। परंतु हम परीक्षा की दृष्टि से इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसमें आपको देखना है हमारे राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर, राजव्यवस्था के आधार पर संघ किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें संघ शासन एक नया राज्य या राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौता के तहत निर्मित किया जाता है या निर्मित किया गया है। यह होता है संघ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में तो आपको आंसर उसका इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए फिर अगला है संघवाद। अभी तो हमने आपको अर्थ बताया संघ किसे कहते हैं, अब संघवाद किसे कहते हैं। तो संघवाद का अर्थ होता है कि संघवाद सरकार का वह रूप होता है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों या क्षेत्रीय सरकारों के बीच किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। संघवाद क्या है? तो संघवाद का अर्थ होता है कि संघवाद सरकार का वह रूप होता है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार के बीच में और क्षेत्रीय सरकारों या राज्य सरकारों के बीच में होता है, उसे हम संघवाद कहते हैं। तो ऐसे हमारे भारत में भी हम देखते हैं, तो भारत में संघवाद है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे भारत में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। केंद्र सरकार को भी शक्तियां दी गई है और राज्य सरकारों को भी शक्तियां दी गई है। आ रहा समझ में? सब अपने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके नीतियों का, विधियों का निर्माण करते हैं और उन्हें लागू करवाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये अर्थ होता है इसका संघवाद का। अब इसके बाद देखिए इसमें कि जो संघ होता है तो संघ की इकाइयों के विभिन्न नाम होते हैं और कहाँ कहाँ पर इन संघों को क्या कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा, रूस, इनमें संघों को क्या कहा जाता है, संघ को क्या कहते हैं, यूनियन को क्या कहते हैं, फेडरेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अमेरिका में, तो अमेरिका में इनको राज्य कहा जाता है, किसको? संघ को। ऐसे ही स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में क्या कहा जाता है? इन्हें कैंटोन कहा जाता है। फिर इसके बाद कनाडा में क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। फिर इसके बाद में रूस में क्या कहा जाता है इन्हें? तो रूस में इन्हें गणतंत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि संघ की इकाइयों के विभिन्न नाम लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देशों के नाम और उधर ये संघ के नाम आपको लिखना है। ये आपको 3 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो संघ शासन होता है तो संघ शासन के 2 रूप होते हैं या संघ शासन 2 रूपों में निर्मित होता है। तो इसके 2 रूप कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक रूप होता है इसका एकीकरण और दूसरा होता है विभेदीकरण। ये 2 इसके रूप होते हैं संघ शासन के फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि संघ शासन के 2 रूप कौन से होते हैं या संघ शासन 2 रूप में निर्मित होता है, तो बताइए वे 2 रूप कौन से हैं। तो ये 2 रूप आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो पहला रूप देखिए इसका एकीकरण। तो एकीकरण का अर्थ क्या होता है? तो एकीकरण का अर्थ होता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर जब एक बड़े मजबूत संघ का निर्माण करते हैं तो उसे हम एकीकरण कहते हैं। और ऐसे एकीकरण की व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ऐसे एकीकरण की व्यवस्था है और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है फ्रेंड। तो एकीकरण का उदाहरण क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अमेरिका विश्व का पहला और प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है
और यहाँ पर जो अमेरिकी क्रांति आई थी 1775 से 83 के बीच में, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1787 में यह एक संघीय देश बनता है या संघीय शक्ति वाला देश बनता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें दूसरा आता है विभेदीकरण। अब विभेदीकरण क्या है? तो विभेदीकरण, इसमें बड़े राज्य होते हैं और बड़े बड़े राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इसमें बड़ा एकीकृत राज्य जब संघ में परिवर्तित हो जाता है और इन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है, तो ऐसे संघ को हम विभेदीकरण के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उदाहरण क्या है फ्रेंड? तो इसका उदाहरण है हमारे पास कनाडा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अपन देखते हैं कि अमेरिका में पिछड़े राज्य थे, बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण कर लेते हैं। तो अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य है, लेकिन मूलतः 13 राज्य थे, अब वर्तमान में 50 राज्य हैं। ऐसे ही जो कनाडा है, तो कनाडा में 10 प्रांत हैं वर्तमान में, जो बड़े बड़े थे। और जब ये शामिल हुए थे तो उस समय 4 राज्य थे, बहुत बड़े बड़े राज्य थे। ये 4 राज्य मिलकर एक संघ बना लेते हैं। और लेकिन वर्तमान में इसमें कितने प्रांत है कनाडा में? तो वर्तमान में इसमें 10 प्रांत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और कनाडा भी जो संघीय देश है, तो यह भी काफ़ी पुराना संघ है। और यह कब बना था? तो 1867 की बात है, 1867 में यह संघ के रूप में निर्मित हुआ था कनाडा, ठीक है। और इसी कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये 3 नंबर में आ सकता है, एकीकरण, विभेदीकरण, इनका अर्थ लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब देखिए कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ध्यान रखना फ्रेंड, हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो संघीय व्यवस्था को भी हमने अपनाया है, क्योंकि हमारे भारत में भी बहुत सारे राज्य से मिलकर हमारे भारत जैसा विशाल देश बना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें कि संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को 2 कारणों से अपनाया है। हमारे भारत में हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया है? तो 2 कारणों से अपनाया है। तो वे 2 कारण कौन कौन से हैं? तो पहला कारण होता है कि एक तो देश का बड़ा आकार या देश का वृहत आकार, बड़ा आकार। इसके बाद फिर दूसरा होता है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, मतलब हमारे भारत में कई भाषी बोलने वाले लोग रहते हैं, कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, कई प्रकार की जातियाँ हमारे भारत में निवास करती हैं, सारा समझ में। और इन जातियों के द्वारा विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद में रहन सहन का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से हमारे भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें कि संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये 2 कारण याद रखना है फ्रेंड। तो ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आता है कि जो भारतीय संघवाद है, तो भारतीय संघवाद के उद्देश्य क्या होते हैं? तो भारतीय संघवाद का पहला उद्देश्य है प्राधिकरण का हस्तांतरण। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर दूसरा होता है प्रशासन का विकेंद्रीकरण। अब इनका अर्थ क्या होता है? तो पहला पॉइंट इसमें है प्राधिकरण का हस्तांतरण, मतलब जो अधिकरण बनाए जाते हैं इनका हस्तांतरण किया जाए, ये निचले स्तर पर भी गठित किए जाए, राज्य के स्तर पर भी गठित किए जाए। इसके बाद फिर प्रशासन का विकेंद्रीकरण, तो जब प्रशासन हमारी केंद्र सरकार करती है तो क्यों न यह शक्ति राज्यों को भी दी जाए, ताकि राज्य भी अपने स्तर पर प्रशासन कर सके, नीति निर्माण कर सके, कुछ अपने राज्य के स्तर पर विधि बना सके, कानून बना सके। आ रहा समझ में? तो इसलिए ये उद्देश्य इसके रखे गए भारतीय संघवाद के, इसलिए हमारे भारत में संघ का निर्माण किया गया है। इसके बाद फिर विविधता में एकता। तो विविधता का मतलब हमारे भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते, विभिन्न जाति के लोग निवास करते, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हमारे भारत में निवास करते हैं। तो इनमें भी एकता बनाई रखी जा सके, इसलिए हमें संघ का निर्माण करना पड़ा है। इसके बाद फिर जन कल्याण को बढ़ावा मिल सके, आ रहा समझ में, इसलिए हमारे भारत में संघ का निर्माण किया गया है। तो ये सब हमारे भारतीय संघ के उद्देश्य होते हैं। तो आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि बताइए भारतीय संघवाद के उद्देश्य क्या है। और बाकी फिर 5 नंबर में तो आपसे पूछेगा जो अपन पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में जो पूरा टॉपिक संघवाद का है, तो यह आपसे 11 नंबर में पूछा जा सकता है 200 शब्द में।
ठीक है, तो कैसे लिखना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड आपको याद रखना है, तो इस प्रकार से ये भारतीय संघवाद के उद्देश्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अनुच्छेद 1। ठीक है, अब अनुच्छेद 1 यह हमारे भारतीय संघ से संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है। इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है कि हमारा भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है। आ रहा समझ में, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है भाग 11। अब भाग 11 में किसका वर्णन है, तो भाग 11 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और इन्हीं शक्तियों का पृथक्करण का प्रावधान संविधान के भाग 11 में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो शक्तियां होती है वे 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति। आ रहा समझ में, इसी के आधार पर हम केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को स्थापित कर देते हैं। इसी के अंतर्गत विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध आते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड कि जो वित्तीय संबंध है ये अगले भाग 12 में भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये केंद्र और राज्य संबंध 2 भाग में बटे हुए हैं। तो आगे जब इसका केंद्र राज्य संबंध का टॉपिक आएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो ये 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो कौन कौन सी 3 प्रकार की शक्तियां हैं, तो विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति। ये 3 शक्तियां दी गई है केंद्र को भी और राज्य को भी। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें जो विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में फिर से विभाजित किया जाता है। और जो विधायी शक्तियां हैं, तो विधायी शक्ति को 3 सूची में बांटा गया है और ये 3 सूचियों का वर्णन, तो 3 सूचियां कौन कौन सी है, तो इसमें 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां होती है और ये 3 सूचियों का वर्णन हमारे संविधान की अनुसूची 7 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संविधान की अनुसूची 7 में ये 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो पहली होती है संघ सूची, तो संघ सूची के विषयों पर अधिनियम, कानून या विधि बनाने का अधिकार हमारी संसद को होता है। और जो राज्य सूची होती है, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सरकार का होता है, परंतु कुछ परिस्थिति में हमारी संसद भी इस पर कानून बना सकती है। इसके बाद फिर समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची के विषय में दोनों ही सरकार अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार या संसद और हमारे राज्यों के विधानमंडल भी इस पर कानून बना सकते हैं इसके विषय पर, परंतु दोनों के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है, कोई अधिनियम बनाया गया है और उसमें विवाद हो तो केंद्र सरकार अर्थात संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसा कोई विषय जो इन तीनों सूचियों में वर्णित ना हो तो उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उस पर कानून हमारी संसद बनाती है और वही संसद की अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो इसी संघवाद से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने राज्यों के संघ से संबंधित 2 बातें बताई हैं। इन्होंने कहा कि जो राज्यों का संघ है इससे संबंधित उभर कर 2 बातें हमारे सामने आती है। तो ये 2 बातें कौन कौन सी है, तो इन्होंने कहा पहला कि अमेरिकी संघ के विपरीत हमारा जो भारतीय संघ है, तो हमारा भारतीय संघ क्या है, तो हमारा भारतीय संघ अमेरिकी संघ के विपरीत है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भारतीय संघ है हमने अमेरिका के संघ पर आधारित संघीय व्यवस्था को नहीं अपनाया है, हमने कनाडा की संघीय व्यवस्था को अपनाया है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अमेरिका के संघीय व्यवस्था के विपरीत है और भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमारे भारत में जो राज्यों का संघ है, जो राज्य हमारे भारत में शामिल हैं, ये राज्य की सहमति से संघ नहीं बना है, ये तो संविधान के आधार पर इनका गठन किया गया है। जबकि अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके। आ रहा समझ में, फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था है, तो हमारे भारत में अगर कोई राज्य ये चाहे कि हम अलग हो जाएं, हम एक अलग अपना स्वतंत्र देश बना लें, तो यह कहीं से कहीं तक संभव नहीं है।
आ रहा समझ में? किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भारत का विभाजन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी राज्य एक अलग अपना देश नहीं बना सकता भारतीय संघ से अलग होकर। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये अलग है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में 3 नंबर में पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से संबंधित उन्होंने 2 बातें कौन सी बताई थी। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे हमारा जो भारतीय संघ है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडाई मॉडल पर हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर भारतीय संघीय व्यवस्था और कनाडाई संघीय व्यवस्था में कुछ समानता है। तो कौन कौन से समानता है ये आपको ध्यान रखना है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में। क्या पूछ सकता है क्वेश्चन 3 नंबर में कि भारतीय संघ व्यवस्था में और कनाडा की संघीय व्यवस्था में समानता बताइए। तो ये 3 समानताएं हैं। तो 3 समानताएं कौन कौन सी है? तो पहली बात इनका निर्माण यानी विखंडित होने के तरीके। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय संघ के और जो कनाडा के संघ है इनके समान ही यह समानता पाई जाती है दोनों में। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट होता है संघ शब्द। तो संघ शब्द प्रमुखता से प्रयोग, हमारे भारत में भी संघ का प्रयोग किया जाता है और कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कनाडा में भी संघ शब्द का ही प्रयोग किया गया है और हमारे भारत में भी संघ शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हमने भी संघ शब्द का उपयोग किया है और कनाडा में भी संघ शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगला है कि इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, राज्यों की तुलना में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मतलब कि हमारी केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है राज्यों की तुलना में, क्योंकि अगर भारत को ज़्यादा शक्तिशाली बनाए रखना है तो हमें केंद्र को ताकतवर बनाकर रखना पड़ेगा, हमें केंद्र को मजबूत बनाना होगा, केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ देनी पड़ेगी, तब केंद्र शक्तिशाली बनकर रहेगा। क्योंकि केंद्र का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जब जब केंद्र मजबूत नहीं था या जब जब केंद्र कमज़ोर हुआ है तब तक भारत पर आक्रमण हुए हैं और उन परिस्थितियों में जो बाहरी आक्रमणकारी थे उन्होंने कब्जा किया है भारत पर। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं मुगल काल में हुआ था, तो बाबर ने भी भारत पर कब्जा क्यों कर लिया? क्योंकि उस समय केंद्र कमज़ोर था। ऐसे फिर अंग्रेजों ने अधिकार क्यों कर लिया? क्योंकि केंद्र कमज़ोर हो गया था। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि केंद्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई है राज्यों की तुलना में। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हमारे भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, मतलब केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है कि हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम आपको बताएंगे इसमें संघीय व्यवस्थाएं या हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था इसकी विशेषता क्या है। फिर इसके बाद में बताएंगे कि हमारे भारत में एकात्मक व्यवस्था के भी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। तो पहले आप देखिए इसमें संघीय विशेषताएं। ठीक है, तो हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था को हमने अपनाया है तो इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए इसमें पहली विशेषता, तो पहली विशेषता द्वैध शासन पद्धति अर्थात द्वैध शासन प्रणाली। तो द्वैध का मतलब होता है 2। तो हमारे भारत में 2 प्रकार के शासन पद्धति को अपनाया गया है, 2 प्रकार के शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये 2 प्रकार की शासन प्रणाली कौन कौन सी है? तो पहला, इसमें संघ स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्य के स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? तो केंद्र के स्तर पर हमारी भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार कार्य करती है और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें कार्य करती हैं। केंद्र की सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो वह पूरे भारत में लागू होता है, और अगर हमारे राज्यों की सरकार कोई कानून बनाती है तो वह तत्संबंधी राज्य में ही लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कानून बनाती है तो वह सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही बिहार का विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो वह सिर्फ वह बिहार में ही लागू होगा, वह दूसरे राज्यों में लागू नहीं होगा। परंतु अगर हमारी केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो यह पूरे भारत पर मान्य होगा, पूरे भारत पर लागू किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि मामलों को देखती है केंद्र सरकार। इसके बाद वहीं फिर
राज्य सरकारों को हम देखें तो वहीं राज्य सरकारें या क्षेत्रीय सरकारें ये स्थानीय महत्व के मुद्दे जैसे कृषि, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन के मामले को देखती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें अगली विशेषता, हमारा भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान है तो हमारे भारतीय संविधान में केवल लिखित अभिलेख है, न केवल लिखित अभिलेख है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है हमारे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान लिखित में तो दिया ही कि लिखित में तो है ही, साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो यह सबसे बड़ा संविधान क्यों है, तो इसके कुछ कारण हैं। तो पहला देखिए इसमें कि इसमें एक प्रस्तावना का वर्णन किया गया है, एक प्रस्तावना लिखी गई है, ठीक है। तो यह प्रस्तावना हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। इसके बाद फिर हमारे संविधान में भाग कितने हैं, तो संविधान में 22 भाग हैं। तो जब संविधान बनाकर तैयार किया गया था तो उस समय भी 22 भाग थे और अभी वर्तमान में भी 22 भाग हैं मूल रूप से, ठीक है। इसके बाद फिर जब संविधान बनाकर तैयार किया गया था तो उस समय अनुच्छेद कितने थे, तो उस समय अनुच्छेद 395 थे और अभी कितने हैं, तो अभी मूल रूप से 395 ही है अनुच्छेद। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है तो संशोधन के दौरान अनुच्छेद के कुछ खंड को, कुछ भागों को जोड़ा जाता है। जैसे 19 का खंड या क, ख, ग ऐसे उसमें जोड़ा जाता है। तो ऐसे मिलाकर लगभग 450 के आसपास हो गए हैं। लेकिन जो मूल अनुच्छेद हैं तो मूल अनुच्छेद अभी भी कितने हैं फ्रेंड, तो अभी भी 395 ही हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अनुसूचियाँ कितनी होती है वर्तमान में, तो जब संविधान बनाकर तैयार किया था तो उस टाइम पर 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। और इतने अनुच्छेद, इतने भाग, इतनी अनुसूचियाँ विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। इसलिए हमारा भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ऐसा नहीं है कि यह संविधान में प्रावधान सिर्फ केंद्र सरकार के बारे में ही किया गया है, ठीक है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वह हमारी राज्य सरकार के बारे में भी किया गया है। एक तरफ हम देखते हैं कि जहां केंद्र सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे राज्यों की सरकारों को भी शक्तियां प्राप्त है। एक तरफ कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है तो दूसरी तरफ कानून बनाने की शक्ति राज्य के स्तर पर राज्य की सरकार को भी शक्तियां प्राप्त हैं। आ रहा समझ में। तो ऐसे फ्रेंड हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो लिखित संविधान है वो दोनों ही सरकारों के लिए है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही लिखित में दिया गया है। तो यह इसकी संघीय पहचान होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला लक्षण हमारे भारतीय संघवाद का, कठोर संविधान। तो हमारे भारत का संविधान कैसा है, कठोर संविधान है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, तो कठोर संविधान का मतलब होता है कि हमारे भारतीय संविधान में यदि संशोधन करना है तो इसमें पद्धति को कठोर बनाया गया है या जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर कठोर संविधान का मतलब क्या होता है, तो अब ऐसा नहीं कि हमारा संविधान बिल्कुल ही कठोर है, लचीला भी है कुछ परिस्थिति में, ठीक है। तो लचीला कैसा होता है, तो जब साधारण विधि से संशोधन किया जाता है तो वैसे स्थिति में लचीला होता है। और कठोर संविधान कब है, तो जब हमारे भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना हो तो संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा और उसके बाद राज्यों की आधे से अधिक विधानसभाओं के द्वारा इसे पास कराना पड़ता है। तो उसे हम कहते हैं कठोर संविधान की प्रक्रिया या जटिल प्रक्रिया इसे कहा जाता है। आ रहा समझ में। तो पहले तो संसद को किससे पास करना पड़ेगा, तो पहले संसद को विशेष बहुमत के द्वारा इसे पास करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो तत्संबंधी राज्य हैं तो तत्संबंधी राज्यों में आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति इसमें अनिवार्य होती है। जब इस प्रकार से संशोधन किया जाता है तो वह कहलाता है कठोर संविधान संशोधन। आ रहा समझ में। इसको तीसरा प्रकार माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात हमारे भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। हमारे भारत में कितने भी बड़े संवैधानिक पदाधिकारी हो, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। आ रहा समझ में। सब संविधान के दायरे में रहकर, सब संविधान की सीमा में रहकर ही कार्य करते हैं। कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं करता है और जो संविधान का उल्लंघन करता है उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। आ रहा समझ में। चाहे हमारे भारत के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर ये भी संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो इन्हें भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे भारत में संविधान सर्वोच्च है फ्रेंड, याद रखना।
और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। आ रहा समझ में? अगर हम इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह है फ्रेंड कि हमारी जो विधायिका होती है, अगर विधायिका के द्वारा ऐसा कोई कानून बना दिया जाता है जिससे हमारे भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है या हिंसा भड़क सकती है, तो ऐसे कानून को, ऐसी विधि को, ऐसे अधिनियम को हमारी न्यायपालिका के द्वारा, हमारे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? तो संविधान का रक्षक हमारे सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? तो इसका अर्थ होता है कि संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान की अनुसूची 7 में 3 प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है। तो 3 प्रकार की सूचियां कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना फ्रेंड, जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। और ये 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? तो पहली सूची है इसमें संघ सूची। संघ सूची का अर्थ क्या होता है कि इसमें जितने विषय होते हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार, विधि निर्माण का अधिकार हमारी संसद को होता है। आ रहा समझ में? इसलिए इसे संघ सूची कहते हैं। और इसमें 90 विषय होते हैं। वर्तमान में 90 विषय हैं, पहले इसमें 97 या 97 विषय थे। इसके बाद फिर दूसरी सूची होती है राज्य सूची। तो राज्य सूची में विषयों की संख्या होती है 59 वर्तमान में, और पहले इसमें 66 थे, 66 विषय थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य सूची के जितने विषय हैं, इन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य के विधानमंडल का होता है। आ रहा समझ में? अर्थात राज्य की सरकारें इस पर कानून बनाती है। किस पर? राज्य सूची के विषयों पर। तो इसमें वर्तमान में कुल कितने विषय हैं फ्रेंड? तो वर्तमान में 59 है, 59 विषय हैं, और पहले इसमें 66 थे, 66 थे। इसके बाद फिर कुछ परिस्थितियों में हमारी संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, पर जो राज्यसभा है उसे एक विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पास करना होता है, तब जाकर हमारी संसद भी इस पर कानून बना सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह विषय कैसा हो? तो यह विषय जब राष्ट्रीय महत्व का होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय है, देश के कल्याण के लिए अगर कोई ऐसा विषय होता है, तब जाकर राज्य सूची के विषयों से संबंधित हमारी संसद भी विधि निर्माण कर सकती है। इसके बाद फिर अगली सूची आती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं, और मूलतः इसमें 47 विषय थे। पहले इसमें 47 थे, परंतु वर्तमान में इसमें 52 विषय हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो संवर्ती सूची होती है, तो संवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही सरकारें, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार या संसद या राज्यों के विधानमंडल मिलकर इस पर विधि निर्माण करते हैं, कानून निर्माण का कार्य करते हैं। परंतु अगर दोनों ही विधायिकाओं के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है, और इनके द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होता है, विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए कि ऐसा कोई विषय जो तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, तो फिर इस विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो ऐसा कोई विषय जो तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उस विषय पर कानून बनाने का कार्य हमारी संसद करती है। इसे हम संसद की अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला, तो अगला पॉइंट आता है इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था है, उसका एक और लक्षण है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब क्या हुआ? तो 2 कारणों से स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन हमारे भारत में किया गया है। तो 2 कारण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इसमें पहला कि अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, ये पहला कारण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत में जो न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, और न्यायपालिका इस न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे भारत में
अगर विधायिका के द्वारा अर्थात हमारी संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो संविधान का अतिक्रमण करता है, ठीक है, तो ऐसे अधिनियम को, ऐसे कानून को हमारी न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। तो ये दो शब्द हम क्यों बोल रहे हैं? पहले हमने बोला न्यायिक समीक्षा, फिर बोला न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमारी न्यायपालिका क्या करती है? न्यायिक समीक्षा करती है, उसकी जांच करती है। और अगर हमारी न्यायपालिका को, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो विधि बनाई गई है, कानून बनाया गया है, यह संविधान सम्मत नहीं है, तो ऐसे विधि को, ऐसे कानून को हमारी न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है, सेकंड पॉइंट है इसमें कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद होता है तो ऐसे विवादों का निपटारा हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है या उच्चतम न्यायालय करता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। आ रहा समझ में? हमारे भारत में जो न्यायाधीश होते हैं तो न्यायाधीशों को बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया है, इन्हें निष्पक्ष रहकर अपना निर्णय देना होता है। तो इनको स्वतंत्र कैसे रखा गया है? तो न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से इन न्यायाधीशों को हटा नहीं सकते। इनको कैसे हटाया जाएगा? तो इनको राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग इनको हटाने में किया जाता है। आ रहा समझ में? इसलिए इनको हटाने की प्रक्रिया कठिन रखी गई है ताकि निष्पक्ष होकर अब न्याय दे सके। इसके बाद फिर निश्चित सेवा शर्तों का प्रावधान इनके लिए किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका के कुछ लक्षण होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है तो इसका गठन का कारण बताइए। तो इसके गठन के दो कारण हमने आपको बताए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारे संविधान के द्वारा न्यायपालिका को, जो न्यायाधीश होते हैं तो न्यायाधीशों को सुरक्षा भी दी गई है। ठीक है, कि जब तक ये पद पर रहेंगे तब तक इनके पद में, वेतन में, भत्ते में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री या और भी कोई अन्य मंत्री इन्हें अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते। ठीक है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया कठिन रखी गई है ताकि सरकार इन पर दबाव न बना सके। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला, द्विसदनीय विधायिका। तो द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या होता है? तो द्वि का अर्थ होता है फ्रेंड दो, और सदनी मतलब सदन, विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था। तो हमारे भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, मतलब दो सदन हमारे भारत में होते हैं। तो एक सदन होता है इसमें उच्च सदन, और एक होता है निम्न सदन। तो हमारे भारत में जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है, और जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं। ठीक है, ये दो सदन की व्यवस्था हमारे भारत में की गई है। अब जो राज्यसभा होती है तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो लोकसभा होती है ये लोकसभा हमारे भारतीय लोगों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में ये द्विसदनीय विधायिका होती है, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है हमारे भारत में। ठीक है, तो ये हमारे भारत में ये जो द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है यह हमने कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से अपनाई है। तो ब्रिटेन में भी दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो वहाँ पर जो उच्च सदन होता है ब्रिटेन में वह हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, और जो निम्न सदन होता है वह हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो ठीक ऐसे हमारे भारत की संसद में भी दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं और एक निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी जितने भी लक्षण हमने बताए, ये सभी विशेषताएं हमने जो बताई है, ये किसकी विशेषताएं हैं? तो हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है या संघवाद है, इसकी विशेषता हमने आपको बताई है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर ये संघीय व्यवस्था की विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण या एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, अब एकात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है? तो संघीय का अर्थ तो हमने आपको बता दिया था कि संघ मतलब मिलकर, तो हमारा भारत राज्यों का संघ है। आ रहा समझ में? तो वो जो संघ बना है तो संघ की विशेषताएं हमने आपको बताई है। अब हम आपको बता रहे हैं कि संविधान की एकात्मक विशेषताएं, मतलब कुछ परिस्थितियों में हमारा भारत, हमारी संसद या हमारी केंद्र सरकार
अकेली निर्णय लेती है तो वैसी परिस्थिति में यह एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। आ रहा समझ में? जब निर्णय लेने की शक्ति केंद्र के पास होती है तो वैसी परिस्थिति में यह व्यवस्था क्या कहलाती है? एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। और इस एकात्मक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं फ्रेंड? तो देखिए इसमें पहली विशेषता सशक्त केंद्र। ठीक है, अब सशक्त केंद्र का मतलब, सशक्त का मतलब क्या होता है? मजबूत। ठीक है, तो केंद्र को मजबूत बनाया गया है। ठीक है, तो केंद्र को मजबूत क्यों बनाया गया है? क्योंकि संकट की परिस्थितियों में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही होता है, राज्यों को नहीं होता। आ रहा समझ में? अब मान लीजिए कोई बाहरी देश या कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करेगा तो उस समय निर्णय कौन लेगा? तो उस समय हमारा भारत निर्णय लेगा, हमारी केंद्र सरकार निर्णय लेगी। आ रहा समझ में? और उस समय फिर केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। ठीक है, तो जो शत्रु देश होते हैं, बाहरी आक्रमणकारी देश होते हैं, उनसे रक्षा की जा सके इसलिए केंद्र को बहुत अधिक मजबूत बनाया गया है, केंद्र को शक्तियां प्रदान की गई है। तो देखिए इसमें सशक्त केंद्र, तो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, मतलब ज़्यादा शक्तियां हमारे केंद्र को दी गई हैं। तो जैसे देखिए इसमें संघ सूची, तो संघ सूची में राज्य सूची के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं। ठीक है, तो राज्य सूची में विषयों की संख्या कम है और संघ सूची में विषयों की संख्या ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कि संघ सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है कि समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है, मतलब समवर्ती सूची के भी जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को तो है, केंद्र को भी है और राज्य को भी है, परंतु दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में राज्यों में निहित होती है शक्ति। आ रहा समझ में? इसलिए हमारे भारत में हमने किसको मजबूत बनाया है? हमने भारत में केंद्र को मजबूत बनाया है, हमने केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली विशेषता हुई एकात्मक व्यवस्था की। अब इसके बाद देखिए दूसरी विशेषता क्या है? तो दूसरी विशेषता होती है कि राज्य के नाम आदि में परिवर्तन करने की केंद्र के पास शक्ति। ठीक है, तो राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, ठीक है, ये सभी शक्तियाँ किसके पास है? तो ये सभी शक्तियाँ हमारी संसद के पास होती हैं और संसद यह साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना हो। इसके बाद फिर अगला आता है एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब है एक ही संविधान, मतलब हमारे भारत में केंद्र हो चाहे राज्य हो, सभी के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग संविधान की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे भारत में अपन देखते हैं कि कोई राज्य अगर ये चाहे कि हम अलग राज्य बनाना चाहते हैं तो यह नहीं बना सकते। तो हमारे भारत में सभी राज्य का और हमारे केंद्र का एक ही संविधान है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जम्मू कश्मीर एक इसका अपवाद था जिसका एक अलग संविधान था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए आगे अगला आ जाता है संविधान का लचीलापन। अब संविधान का लचीलापन का अर्थ क्या होता है कि संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। आ रहा समझ में? यह इसका लचीला रूप होता है। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान की संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में ही निहित है, जबकि अमेरिका में राज्य में भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भारत में संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? हमारी संसद के पास है। परंतु ध्यान रखना कि जो तीसरा प्रकार होता है उसमें राज्यों की भी भागीदारी निश्चित होती है। तो सभी संशोधन में राज्यों की भागीदारी नहीं होती है, ध्यान रखना। कुछ संविधान संशोधन होते हैं जिनमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो उसमें संसद के द्वारा पहले विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कराना पड़ता है और उसके बाद फिर राज्यों की विधानसभाओं के पास पहुंचता है। तो राज्यों की विधानसभाओं को आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, मतलब साधारण बहुमत के द्वारा इसे पास करना होता है। ठीक है, लेकिन राज्य अगर ये चाहे कि हम तो हमारे राज्य के विधानमंडल में ही संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख दें तो ये नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है। ठीक है,
अगला आता है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो भारत में केंद्र एवं राज्यों दोनों की लोक सेवाएं होती हैं। आ रहा समझ में, केंद्र की भी होती हैं और राज्यों की भी होती हैं। तो इसमें जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, तो अखिल भारतीय सेवा में IAS, IFS और IPS, ये 3 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है और यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही होती है। परंतु इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी होते हैं, इनका चयन हमारे केंद्र के द्वारा किया जाता है और प्रशिक्षण भी केंद्र के द्वारा ही दिया जाता है, परंतु ये अपनी सेवाएं राज्यों में देते हैं। आ रहा समझ में, और उन पर केंद्र का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। अगर इनको हटाना हो या इनको बर्खास्त करना हो तो बर्खास्तगी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे केंद्र के पास होता है। राज्यों के पास इन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला आता है आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य में आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं और इन राज्यों को केंद्र के नियंत्रण में रहकर कार्य करना पड़ता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर यह बिना किसी संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। आ रहा समझ में। तो जब हमारे भारत में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो संपूर्ण शक्तियां किसके पास आ जाती है? तो संपूर्ण शक्तियां हमारे केंद्र के पास आ जाती हैं। आ रहा समझ में। और जब सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है संकट की स्थिति में, तो वैसी स्थिति में हमारा भारत का ढांचा कैसा हो जाता है? संघात्मक ढांचे की बजाय एकल ढांचे में बदल जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे अभी सामान्य स्थिति है, तो अभी सामान्य स्थिति में हमारा भारत का कैसा है रूप? अभी भारत का संघात्मक रूप है, लेकिन जब संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो उस समय हमारा भारत एकल ढांचे में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर अगली विशेषता कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। इसका अर्थ होता है कि हमारे भारत में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो हर राज्य में अलग अलग राज्यों की सदस्य संख्या होती है राज्यसभा में। ठीक है, जैसे हमारे भारत में हम देखते हैं कि किसी राज्य में 1 राज्यसभा की सीट होती है, तो किसी किसी राज्य में 10 भी होती है, 11 भी होती है, 20 भी होती है, 21 भी होती है, और किसी राज्य में 31 भी होती है। तो कम से कम 1 सीट होती है और अधिकतम 31 सीट होती है। लेकिन क्या अमेरिका के राज्यों में ऐसा होता है क्या? तो अमेरिका के राज्यों में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी राज्य हैं, जैसे वहाँ पर 50 राज्य होते हैं, तो 50 राज्य, अब वो चाहे बड़े राज्य हो चाहे छोटे राज्य हो, जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, सब की वहाँ पर कितनी कितनी 2-2 सीटें वहाँ पर निर्धारित हैं अमेरिका में। लेकिन हमारे भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो जब अमेरिका में ऐसा सिस्टम है, तो वहाँ पर जो छोटा से छोटा राज्य है उसकी भी स्थितियाँ मजबूत होती है, वह राज्य भी शक्तिशाली होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या है? तो हमारे भारत में तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर राज्यसभा की सीटें ज़्यादा होगी। तो ऐसा हमारे भारत में हम देखते हैं कि हमारे भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान है। हमारी राज्यसभा में समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होता राज्यों का राज्यसभा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब कि हमारे भारत में नागरिक सिर्फ किसके होंगे? हम भारत के होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत में राज्य का कोई नागरिक नहीं होता है। हमारे भारत में नागरिक भारत का होता है, राज्य के तो हम निवासी होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ देश हैं जैसे अमेरिका है, इसके बाद स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात एक तो उनमें राष्ट्र की नागरिकता होती है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर राज्य का भी नागरिक होता है। तो हमने इस प्रकार की नागरिकता को नहीं अपनाया है। हमारी भारतीय नागरिकता तो एकल नागरिकता का प्रावधान करती है। ठीक है, मतलब हमारे भारत में जितने भी लोग हैं सब किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हमारे भारत में यह एकल नागरिकता का प्रावधान
या यह एकल नागरिकता हमने कहाँ से ग्रहण की है, तो ब्रिटेन से ली है। और कनाडा में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, कनाडा ने भी एकल नागरिकता को ही अपनाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है एकीकृत न्यायपालिका। अभी एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत में न्यायिक व्यवस्था में देखा जाए तो उच्च स्तर पर या शीर्ष स्तर पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होता है, आ रहा समझ में। और इसके अधीन कुछ उच्च राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, आ रहा समझ में। और न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र और राज्य कानूनों दोनों पर ही लागू होती है, आ रहा समझ में। मतलब जो हमारे न्यायालय होते हैं ये केंद्र के कानून और राज्य के कानून दोनों पर ही लागू होती है न्यायपालिका, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है, संघीय कानून और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं, आ रहा समझ में। तो इसमें क्या है अमेरिका में, तो अमेरिका में जैसे संघीय कानून है तो उसके लिए अलग से संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है, और राज्य ना कानून है, राज्य का कोई कानून है तो उसके लिए राज्य की न्यायपालिका द्वारा उसे लागू किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, आ रहा समझ में। हमारे भारत में जैसे मौलिक अधिकार की बात आती है तो मौलिक अधिकार के लिए हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, दोनों न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर अगर केंद्र का कोई मामला है तो आप संघीय न्यायालय में जाएंगे, अमेरिका की बात कर रहे हैं अपन। और अगर राज्य का कोई मुद्दा है तो राज्य की न्यायपालिका में आपको जाना होगा, लेकिन हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगली विशेषता है एकीकृत लेखा जांच प्रणाली। अब एकीकृत लेखा जांच प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि हमारे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको कहा जाता है। तो हमारे भारत में यह एकीकृत लेखा जांच प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, तो यह केवल केंद्र के नहीं बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, आ रहा समझ में। मतलब कि यह जो CAG होता है हमारा, यह सिर्फ केंद्र सरकार के ही विभागों के खर्चे की जांच नहीं करता है, यह हमारे राज्य के विभागों में जो खर्चा होता है उसकी भी जांच पड़ताल करता है, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अब देखो ये दोनों ही लेखों की जांच पड़ताल कर रहा है, केंद्र के भी और राज्य के भी। अब इसको नियुक्त करने में, इसको बर्खास्तगी में हमारे सिर्फ केंद्र का ही योगदान होता है, इसमें राज्यों की कोई भागीदारी नहीं होती। इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आ रहा समझ में। और इसके बाद जब इसको बर्खास्त करना हो तो इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अर्थात जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे ही हटाने की प्रक्रिया इसके लिए भी अपनाई गई है। किसके लिए? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है, आ रहा समझ में। मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि राज्य स्वतंत्र हैं और दूसरी तरफ हम अंकुश भी लगा रहे हैं उन पर, आ रहा समझ में। तो जो राज्यों की वित्तीय व्यवस्था है उस पर यह एकीकृत लेखा जांच प्रणाली अंकुश लगाती है, नियंत्रण करती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है? तो अमेरिका में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती, आ रहा समझ में। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए अगली विशेषता एकीकृत निर्वाचन आयोग। एकीकृत निर्वाचन आयोग का मतलब कि हमारे भारत में भी चुनाव आयोग के मामले में या निर्वाचन के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब ये क्या करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग हमारे भारत में निर्वाचन या चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यह निर्वाचन आयोग हमारे केंद्र के चुनाव तो करवाता ही है, साथ साथ हमारे राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनका चुनाव भी यही कराता है। जैसे केंद्र के स्तर पर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव हमारे भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सभी चुनाव कौन करवाता है? हमारा केंद्र का निर्वाचन आयोग अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग। और राज्यों के स्तर पर जैसे विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, इनके चुनाव हमारा भारत का चुनाव आयोग ही करवाता है, आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसकी स्थापना में हमारे केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका हुई थी, आ रहा समझ में। और आज भी अपन देखते हैं कि ये जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हमारे महामहिम अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा
की जाती है और इसमें हमारे राज्य कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसमें देखिए कि अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के लिए अलग अलग निर्वाचन आयोग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमारे भारत में भी तो है, तो भारत में भी है, राज्यों के स्तर पर भी चुनाव आयोग होते हैं, परंतु ये जो राज्य के चुनाव आयोग होते हैं ये सिर्फ हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव करवाते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगली विशेषता देखिए इसमें राज्यपाल की नियुक्ति। तो यह राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राज्यपाल एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार राज्य पर नियंत्रण करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अमेरिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। अमेरिका में राज्य का प्रमुख मतलब जो राज्यपाल होता है वह निर्वाचित होता है और इस संदर्भ में भारत का राज्यपाल कनाडा की प्रणाली से अपनाया गया है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला राज्य सूची पर संसद का अधिकार। जो राज्य सूची होती है तो इस पर भी संसद का अधिकार होता है, तो हमेशा नहीं होता है लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमारी संसद का भी अधिकार राज्य सूची पर हो जाता है। तो किन परिस्थितियों में होता है ये इसमें जानते हैं। तो इस सूची के विषयों पर राज्यों को अधिकार प्राप्त होता है, परंतु केंद्र का भी राज्य सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। तो यह अधिकार संसद का कब होता है, तो जब ऐसा कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व का होता है या देश के कल्याण के लिए होता है, तो ऐसे विषय पर हमारे राज्यसभा विशेष बहुमत से इसे पारित करके कानून बनवा सकती है। तो पहले राज्यसभा को इसे पास करना पड़ेगा और फिर उसके बाद संसद इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, और ऐसा तब किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था न हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए आगे राज्यों के विधेयकों पर वीटो। तो जो राज्यों के विधेयक होते हैं उन पर वीटो पावर या वीटो शक्ति भी प्राप्त होती है। किसे? हमारे राष्ट्रपति को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखने का या राष्ट्रपति की संस्तुति या राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होता है। किसको? राज्यपाल को। इसके बाद में राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इसमें राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता, ध्यान रखना। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आता है कि राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो पावर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो राज्य के विधेयक होते हैं इन विधेयकों पर हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होता है। वीटो का मतलब होता है रोकना या विधारित करने की शक्ति। इसके बाद फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई होती है और वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो जिस व्यवस्था के बारे में हमने आपको अभी तक बताया है, अब इसकी आलोचना भी होती है और कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते हैं, कुछ इसके विपक्ष में बात करते हैं। तो देखिए इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट इसका कि के.सी. वेयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघी कहा है। आ रहा समझ में। तो इन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि जो भारत का संविधान है यह कैसा संविधान है, तो यह अल्पसंघी है, पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। ये के.सी. वेयर ने इस आधार पर आलोचना की है। इसके बाद फिर जो मॉरिस जोन्स हैं, तो मॉरिस जोन्स ने कहा है इसे सहमति वाला संघ कहा है। इन्होंने कहा कि हमारे भारत का जो संघ है तो बोले कि यह तो सहमति के आधार पर संघ का गठन हुआ है या संघ का निर्माण हुआ है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगले विद्वान कहते हैं आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है। राष्ट्रीय एकता एवं तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ यहाँ पर संघ की स्थापना की गई है। मतलब कि कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं और कुछ लोग इस संघीय व्यवस्था को अच्छा भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आलोचनात्मक हम मूल्यांकन कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगले आते हैं के संथानम। तो के संथानम ने कहा कि भारतीय संविधान के एकात्मक होने के दो कारण हैं। आ रहा समझ में। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है
इसके एकात्मक होने के कारण क्या है, तो इन्होंने बोला कि दो कारण हैं। तो दो कारण कौन कौन से हैं, तो पहला कारण इन्होंने बताया कि वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जो भी रुपए पैसे की बात आती है, ठीक है, आर्थिक मामलों की बात आती है, तो इस पर किसका प्रभुत्व है, इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार हमारे केंद्र का है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता, मतलब जो वित्तीय मामले हैं इस पर अधिकार हमारे केंद्र का है, और जो राज्य होते हैं तो राज्य केंद्रीय अनुदान पर निर्भर होते हैं, अर्थात कि राज्यों के पास जो वित्तीय शक्तियां होती है केंद्र की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। और अगर केंद्र के अगर इनको अनुदान की आवश्यकता है तो इन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है राज्यों को। इसलिए आपने देखा होगा कई बार कि हमारे राज्यों की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की जाती है। जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है या फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो जिस राज्य में ऐसा नुकसान होता है उस राज्य की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से अनुदान की गुजारिश की जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कि तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था, ये इन्होंने कहा है के संथानम ने। हालांकि वर्तमान में अभी योजना आयोग नहीं है, इसके स्थान पर नीति आयोग अभी कार्यरत है, ठीक है। तो पहले जो योजना आयोग हुआ करता था तो यह योजना आयोग हमारे राज्यों की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नियंत्रण रखता था। आ रहा समझ में। और केंद्रीकरण का उदाहरण था योजना आयोग पहले, अब इसके स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, वहीं फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघ के रूप में ही कार्य करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा भारत एकल व्यवस्था वाला देश है एक प्रकार से, लेकिन फिर भी क्या होता है कि फिर भी हमारे भारत में राज्य और केंद्र दोनों ही कार्य करते हैं। तो औपचारिक रूप से इनके बीच में कार्य होता है, इसके बाद में केंद्र के स्तर पर भी विधि का निर्माण होता है और उसे भारत में लागू किया जाता है, और ऐसे राज्यों के स्तर पर भी राज्यों की सरकारें विधि का निर्माण करती है और उस विधि को अपने तत्संबंधी राज्य में ही लागू करती है। तो ऐसे संघीय व्यवस्था हमारे भारत में है, ठीक है। तो हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकल व्यवस्था या एकात्मक लक्षण ही पाए जाते हैं। हमारा भारत या हमारे भारतीय संविधान में दोनों ही विशेषता पाई जाती है, एकात्मक भी और संघात्मक भी। हमारा भारत एकल प्रणाली वाला भी है और संघीय प्रणाली वाला भी है। आ रहा समझ में। जैसे अभी हम देखते हैं तो अभी हमारे भारत में सामान्य स्थिति है, तो सब सामान्य स्थिति में संघीय रूप में कार्य हो रहा है, और जब संकट की स्थिति उत्पन्न होगी तो उस समय हमारे केंद्र के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। तो वैसी परिस्थिति में एकल प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें पॉल एपलेबी, तो लोक प्रशासन के बहुत बड़े विद्वान हैं पॉल एच एपलेबी। तो इन्होंने कहा कि यह भारत पूरी तरह संघीय है, मतलब पूर्ण रूप से संघीय प्रणाली वाला देश है भारत, ये इन्होंने कहा था पॉल एच एपलेबी ने। इसके बाद फिर अगले आते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा कि यह सहकारी संघीय व्यवस्था है। तो इनके स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है 3 नंबर में कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने हमारे भारत में संघीय व्यवस्था के आलोचनात्मक मूल्यांकन संबंधी कौन सा कथन दिया था। तो यह कथन आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है और इसके राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया है, यह एक नए प्रकार का संघ है और इसकी खास विशेषताओं को पूरा करता है। तो हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि जो संविधान है तो संविधान ने केंद्र को ही शक्तियां दे दी है और बिल्कुल राज्यों को कमज़ोर कर दिया है, ऐसा नहीं है। एक तरफ हमारे केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां हैं तो दूसरी तरफ हमारे राज्यों के पास भी शक्तियां हैं। अगर केंद्र कानून का निर्माण करता है पूरे भारत के लिए तो राज्य की सरकारें भी या राज्य भी अपने राज्य के स्तर पर कानून का निर्माण कर सकते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि संविधान उतना ही संघीय है जितनी दोहरी राज पद्धति। आ रहा समझ में, मतलब हमारे भारत का जो संविधान है यह उतना ही संघात्मक व्यवस्था वाला है जितना हमारे भारत में दोहरी शासन पद्धति है। तो दोहरी शासन पद्धति का मतलब एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसके बाद फिर
केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो। आ रहा समझ में? तो न ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं और संघ एवं राज्य दोनों ही संविधान द्वारा बनाए गए हैं। ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में जो राज्य हैं ये केंद्र की एजेंसियां हैं। आ रहा समझ में? इन दोनों का गठन, इन दोनों का निर्माण हमारे संविधान के द्वारा ही किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों की ही शक्तियां संविधान में निहित हैं। दोनों को ही शक्तियां कहाँ से प्राप्त है? संविधान से शक्तियां प्राप्त है दोनों को। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। और यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें दोनों ही लक्षण होते हैं, दोनों ही विशेषता, एकात्मक भी और संघात्मक की भी। परिस्थिति के अनुसार ये अपने रूप बदलते रहते हैं। आ रहा समझ में? तो परिस्थिति के अनुसार हमारा भारत एकात्मक भी है और संघात्मक भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, संघ का मूल सिद्धांत ही यह है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है तो संघात्मक व्यवस्था का मूल सिद्धांत ही यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर विधायी एवं कार्यपालिका के मामलों में केंद्र एवं राज्य समान होते हैं। आ रहा समझ में? मतलब क्या हुआ कि जैसे विधायी शक्तियाँ राज्य केंद्र के पास होती है तो राज्य के पास भी होती है, कार्यपालिका शक्ति केंद्र के पास है तो राज्य के पास भी होती है। आ रहा समझ में? वित्तीय शक्ति केंद्र के पास भी होती है तो राज्य के पास भी होती है। लेकिन ध्यान रखना, इन शक्तियों की तुलना में अगर देखा जाए तो ज़्यादा शक्तियाँ हमारे केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसीलिए यह कहना अनुचित होगा कि राज्य केंद्रों के अधीन कार्य करते हैं। आ रहा समझ में? यह कहना गलत होगा कि जो राज्य होते हैं ये केंद्र के अधीन रहकर कार्य करते हैं। संविधान ने तो दोनों को शक्तियाँ दी है परंतु राज्यों की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। इसके बाद फिर अगला एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसका नाम है बम्बई मामला। तो बम्बई मामला ये कब आया था उच्चतम न्यायालय के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास 1994 में 1994 में आया था। और इस समय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और यही इसकी मूल विशेषता होती है। आ रहा समझ में? मतलब कि हमारा जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान संघीय संविधान है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों के लिए बनाया गया है और यही इसकी मूल विशेषता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे भारत में संघवाद का टॉपिक या जो संघवाद का टॉपिक जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, तो यह संघवाद का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबर के पूछ सकता है और 11 नंबर के भी पूछ सकता है। अब 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो इसमें से किसी का भी एक अर्थ पूछ लेगा, जैसे संघवाद का अर्थ क्या है, संघ का अर्थ क्या होता है। फिर इसके बाद में हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था है इसकी विशेषताएं पूछ सकता है 3 नंबर में। अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो आपको सिर्फ जो मेन पॉइंट है बस वही लिखना है इसकी विशेषता में। और अगर वही 5 नंबर में अगर पूछा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट का आप वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर वहीं अगर आपसे 11 नंबर में इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 11 नंबर में फिर पूरा आपको ये कंप्लीट लिखना होगा, लेकिन शब्द सीमा का पालन करना आपको आवश्यक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, जल्दी हम आपके लिए नया लेक्चर लेकर प्रस्तुत होंगे और वह नया लेक्चर होगा केंद्र राज्य संबंध, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में उसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।